नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश वाली बुक है। सब्जेक्ट तो इंग्लिश है ही, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है। ठीक है, अभी तक हम पिछले सेशन में 8 क्लोज टेस्ट पर बात कर चुके हैं। ये हमारा 9वां क्लोज टेस्ट है, या यूँ कहिए 81 से 90 तक के क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। एक आपको पैराग्राफ या कुछ सेंटेंसेस, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। इसलिए आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, आपको आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग की हेल्प भी लेनी है। देखिए, आपके सामने जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पर उठाकर रखना होता है इन ब्लैंक्स में, और ये जो ऑप्शन आप यहाँ पर जो भी चुनेंगे, ये चुनना डिपेंड करेगा आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे, प्लस आपकी वोकैबलरी पे, प्लस आपकी रीडिंग स्किल्स पे। तो आपकी तीनों ही चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। व्हेन अनिल पास्ड हिज फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड गॉट हिज 81 में आपको ब्लैंक दिया हुआ है, जो यहाँ पर आपको फिल करना है। ऑप्शन आपके सामने है, लाइसेंस, बैचलरहुड, डिप्लोमा या डिग्री। देखिए, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो यूनिवर्सिटी डिप्लोमा तो देती नहीं है, डिप्लोमा तो इंस्टीट्यूशंस देते हैं। डिप्लोमा देने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बने होते हैं। यूनिवर्सिटी डिप्लोमा प्रोवाइड नहीं करती, यूनिवर्सिटी तो डिग्री ही प्रोवाइड करती है। बाकी चीजें भी देख लेते हैं। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब होता है परमिट और ऑफिशियल या ऑथोरिटेटिव परमिशन टू डू समथिंग। आप अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, या कोई भी आप शॉप खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक परमिशन लेनी होती है, उसको आप लाइसेंस कहते हैं। आपको कुछ भी, जैसे आपको ड्राइविंग करनी है, अगर आपकी एज ड्राइविंग की हो गई है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। वो क्या है? परमिशन है, एक ऑफिशियल परमिशन है टू ड्राइव अ स्पेसिफिक व्हीकल। और थोड़ा सा लाइसेंस के बारे में और बता देता हूँ। ये जो लाइसेंस है, आपने इसकी एक और स्पेलिंग देखी होगी, LICENSE। ये जो लाइसेंस, ये वाली जो स्पेलिंग है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में इस वाली स्पेलिंग को फॉलो किया जाता है वर्ब के लिए भी और नाउन के लिए भी। जबकि ये जो स्पेलिंग है लाइसेंस, ये नाउन है ब्रिटिश इंग्लिश में, और LICENSE, ये जो वर्ब एस है, ये एक वर्ब है ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। तो हम तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, हमें तो ब्रिटिशर्स ने ही इंग्लिश से इंट्रोड्यूस कराया है, तो हमारे हिसाब से ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ये तो खैर मीनिंगफुल यहाँ था नहीं, कोई लाइसेंस तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से मिलता नहीं है, डिग्री मिलती है। बैचलरहुड का मतलब क्या है? बैचलरहुड का मतलब है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मैन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके काम आएगा। बैचलरहुड का, बैचलरहुड भी एक नाउन ही है, जैसे चाइल्डहुड वैसे एक बैचलरहुड, ये भी एक स्टेट है लाइफ की, एज की। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मैन। मैन के लिए बैचलरहुड यूज होता है, वुमेन के लिए यूज नहीं होता। ये 81 का हो गया थर्ड ऑप्शन। तो यहां पर लिख देता हूं डिग्री। ठीक है, क्या कहा गया है? व्हेन अनिल पास हिज फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड गॉट हिज डिग्री ही डिसाइडेड टू, डिसाइडेड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद 2 + V1, कोई इन्फिनिटी भी लग रहा होगा, देख लेते हैं। क्या है? ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, फीस्ट, एंटरटेन, कोमेमोरेट। देखिए, फीस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, फीस्ट तो एक नाउन है, जबकि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, डिसाइडेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके बाद क्या आना है? इन्फिनिटिव आना है। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1, तो यहाँ तो कोई वर्ब ही आनी है, नाउन तो होना नहीं है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर भी अगर आप फीस्ट का मतलब जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखाई देता हूं कि फीस्ट होता क्या है। फीस्ट होता है एक स्पेशल मील, बहुत अच्छे फूड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए। फीस्ट का मतलब स्पेशल मील विद वेरी गुड फूड फॉर मैनी पीपल।
इसको फीस्ट कहते हैं। देखिए फीस्ट रखा हुआ है आपके सामने और ये बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ इस फीस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, इसको फीस्ट कहा जाता है। फीस्ट का मतलब सम ये भी हो सकता है, फीस्ट में एक और मीनिंग इसका यहाँ पर लिखवा देता हूँ। फीस्ट का मतलब FEAST, फीस्ट का मतलब समथिंग दैट इज वेरी एंजॉयबल। दैट इज मतलब फीस्ट का मतलब ये वेरी बिग फूड तो है, ये वेरी स्पेशल मील विद गुड फूड फॉर मैनी पीपल, ये तो है ही। ये इसका दूसरा मीनिंग मैं आपको लिखवा रहा हूँ। फीस्ट का मतलब समथिंग दैट इज वेरी एंजॉयबल, जिसको आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। एंजॉयबल, टू हियर और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करने में, सुनने में, देखने में जो है बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल हो, उसको भी आप फीस्ट कह सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। तो 82 में क्या आ जाना चाहिए था? फीस्ट तो आना नहीं है, फीस्ट तो कहीं से कहीं तक आना नहीं है। सेलिब्रेट यहाँ पर एक्चुअली में आना है। ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, ऐसे ओकेजन को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी मीनिंग पे भी देख लेते हैं। एंटरटेन का मतलब क्या होता है? देखिए एंटरटेन यहाँ पर क्यों नहीं आना है। एंटरटेन का मैं अगर आपको मीनिंग बताना चाहूँ, एंटरटेन वर्ब है और एंटरटेन वर्ब का मीनिंग है टू मेक pupil or a group of pupil, interested in something, ठीक है, या to make them enjoy or to make them enjoy। तो एंटरटेन तो लोगों को ही किया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति को कर सकते हो आप एंटरटेन, एक से ज्यादा व्यक्ति को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने की बात हो नहीं रही है। वो जो ओकेजन आया कि उसको उसकी डिग्री मिल गई, उसने फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम पास कर लिया, उसको डिग्री मिल गई, इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने की बात की जानी चाहिए। यहाँ पर कोई लोग नहीं है जिनको एंटरटेन किया जाना है, वो कोई आर्टिस्ट नहीं है। कोमेमोरेट का क्या मतलब है? कोमेमोरेट क्यों नहीं आ सका यहाँ? तो एंटरटेन तो इसीलिए नहीं आ सका क्योंकि लोगों का तो जिक्र ही नहीं है कि लोगों को एंटरटेन करने की बात हो रही है, मीनिंगफुल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है इस कंटेक्स्ट में। कोमेमोरेट क्यों नहीं आ सका? कोमेमोरेट का अगर आप मीनिंग जानने की कोशिश करें, मैं इसलिए इनके, देखिए मेरा काम था इसको बताना, मैं बता के आगे निकल जाता, लेकिन मुझे पता है ये बड़े बेसिक से वर्ड है, ये आपको पता होने चाहिए। आप अगर किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। कहीं से भी अगर उसमें जरा सा भी, थोड़ा सा भी होल रह गया तो वो आपको परेशान करेगा जिंदगी भर। कोमेमोरेट क्यों नहीं आ सका यहाँ पर? कोमेमोरेट का मतलब क्या है भैया? कोमेमोरेट का मतलब है टू रिकॉल, रिमेंबर, टू रिकॉल और रिमेंबर, और यहां लगाते हैं, और शो रेस्पेक्ट फॉर अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन और एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए, किसी पर्सन के लिए, उसको, किसी इवेंट को, किसी पर्सन को रिकॉल करना, रिमेंबर करना, या उसके लिए रेस्पेक्ट दिखाना किसी पब्लिक सेरेमनी में। इन अ पब्लिक सेरेमनी, ऑफिशियल पब्लिक सेरेमनी, यही तो होता है। किसी पब्लिक सेरेमनी में किसी पर्सन को, जो कि ग्रेट पर्सन हो, कोई ग्रेट इवेंट हो, उसको रिकॉल करना, उसको रेस्पेक्ट देना, ये कोमेमोरेट का मतलब होता है। तो ऐसा कोई ग्रेट इवेंट तो है नहीं उसके लिए, मतलब उसके लिए है, लेकिन कोई ग्रेट पर्सन कुछ ऐसा तो है नहीं कि पहले कुछ हो गया अब उसको कोमेमोरेट किया जा रहा है। कोमेमोरेट जैसा कुछ करने का यहाँ पर है नहीं, उसको डिग्री मिली है, उसके लिए एक ओकेजन है, ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट। इसको हटा देता हूं मैं, ये हो गया आपका 82, ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट। आगे चलते हैं। एंड इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू ए पार्टी टू बी द फॉलोइंग संडे। टू बी प्लान, देखिए प्लान का मतलब क्या है? प्लान का मतलब है टू थिंक और टू डिसाइड व्हाट टू डू। टू थिंक और टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो प्लान के मीनिंग को तो वो इसी सेंटेंस में डिसाइड से ले चुका है
कि उसने क्या डिसाइड किया, दोबारा प्लान के मीनिंग को तो लेगा नहीं वो। हाँ ठीक है, पार्टी को प्लान किया जा सकता था, लेकिन वो उसने कर लिया, ये तो है ही नहीं। सेलिब्रेट का मीनिंग वो ले चुका है, ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एंड इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू ए पार्टी। तो पार्टी टू भी सेलिब्रेटेड हो सकता था, लेकिन सेलिब्रेट के मीनिंग को ऑलरेडी वो सेंटेंस में ले चुका है। एक ही जैसे मीनिंग को दोबारा उसी सेम वर्ड से कन्वे करना कोई लॉजिकल नहीं है। ये सेंसिबल नहीं है कि बार बार एक ही वर्ड को, एक ही वर्ब को लिखकर एक ही जैसे मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश करेगा कोई स्पीकर। सेलिब्रेटेड भी नहीं हो सकता। ऑफर्ड, ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब है टू आस्क समवन, मैं लिखवा ही देता हूं, आपके काम आएगा। ऑफर का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, ऑफर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू आस्क इफ समवन वुड लाइक टू डू और हैव समथिंग। किसी से पूछना कि भैया आप ये करोगे या आप ये लोगे, ठीक है। टू आस्क इफ समवन वुड लाइक टू डू और हैव समथिंग, ये ऑफर का मतलब होता है। इसी मीनिंग को वो नाउन में कन्वे करने लगता है जब वो नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है, सेम मीनिंग के साथ। हेल्ड यहाँ पर होना था। अब देखिए, हेल्ड यहाँ पर क्यों होना था? हेल्ड के मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, ऑफर यहाँ पर आना नहीं है। कोई पार्टी को ऑफर नहीं किया गया। आप ऐसा नहीं कि पार्टी को आप ऑफर करते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, नहीं, पार्टी को हेल्ड किया जाता है। अब देखिए क्यों इसमें होल्ड का मीनिंग, होल्ड क्यों इस सेंटेंस में एक एप्रोप्रिएट मीनिंग को कन्वे करेगा? होल्ड के मीनिंग को समझ लेते हैं। होल्ड का एक मीनिंग तो यही हो गया, टू टेक और कीप समथिंग इन हैंड, कुछ भी लेना और उसको अपने हाथ में रखना, एक तो यही हो गया। स्पेलिंग सही से लिख देते हैं, इन हैंड। टू टेक और कीप समथिंग इन हैंड, एक मीनिंग तो यही हो गया होल्ड का। एक मीनिंग इसका यह भी हो सकता है, टू हैव सम पोजिशन इन अ कंपटीशन, किसी कंपटीशन में कोई पोजीशन रखना। जैसे हम कह सकते हैं, सी हेल्ड 6th रैंक इन SSC CGL, ठीक है। एक और इसका मीनिंग हो सकता है वो ये, टू हैव अ मीटिंग और एन इलेक्शन ऑन एनी शेड्यूल्ड डे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये तीसरा मीनिंग देखिए, टू हैव अ मीटिंग और एन इलेक्शन ऑन एनी शेड्यूल्ड डे, ठीक है। मीटिंग, कोई इलेक्शन, कोई भी चीज, सेरेमनी हेल्ड की जा सकती है किसी शेड्यूल्ड डे पर। और इसको मैं कैसे यूज करता हूं सेंटेंस में? मैं यहां पर लिख सकता हूं, द नेक्स्ट लोक सभा इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल 2024, ठीक है। बी हेल्ड ऑन मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया क्योंकि आगे एक क्या लिखी हुई थी, डेट लिखी हुई थी, ठीक है। अगर मैं 2 डेट लिख देता तो मैं फ्रॉम भी लगा सकता था, फ्रॉम 19 अप्रैल 2024 टू 1 जून 2024, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता था। हेल्ड इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप इसी मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो पार्टी है वो हेल्ड की गई फॉलोइंग संडे। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर एक गलती और कर दी। हेल्ड यहाँ पर आना है, वो बात सही है, आप ऑप्शन लगा दोगे अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है इन चारों शब्दों का, वो कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, वो थीम समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है लिखने वाला है, बोलने वाला। लेकिन एक गलती और इन्होंने यहां पर कर दी। संडे को देखेंगे आप ध्यान से तो संडे एक नाउन है। फॉलोइंग को अगर आप देखेंगे तो ये एक एडजेक्टिव की तरह लग रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दा यहाँ पर एक आर्टिकल लग रहा है जो कि किसी नाउन के लिए आता है। कुल मिला के ये जो है एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज को आपने सेंटेंस में बिना प्रीपोजिशन के जोड़ कैसे दिया? आपको यहाँ पर ऑन लगाना था। मैंने जब आपको अभी बताया था डेट के साथ लिख के या किसी डे के साथ लिख के, कहाँ गया वो सेंटेंस हमारा, ये रहा।
तो मैंने ऑन लगा के बताया, यहाँ पर मैंने फ्रॉम प्रीपोजिशन से लगाया क्योंकि मुझे पता है जो लिखी हुई है नाउन फ्रेज है, ये भी एक डेट का नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली में ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था, ऑन द फॉलोइंग संडे, या तो फिर नेक्स्ट संडे लिखा होता, या आपके सेंटेंस में लिखा होता नेक्स्ट संडे। अभी जो नेक्स्ट और लास्ट होते हैं, ये नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जनवरी, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये जो होते हैं नेक्स्ट और लास्ट, ये किसी डे या डेट के साथ आकर एडवर्ब ऑफ टाइम बना लेते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट संडे लिखा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब ऑन लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने लिख दिया द फॉलोइंग संडे, तो ये हो गई एक नाउन फ्रेज। अब इसके साथ ऑन लगाया जाना चाहिए, और वो जो ऑन लगाकर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी ऑन द फॉलोइंग संडे, ये बनेगी एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज। अब ये गलती एसएससी वालों ने की है, किरण पब्लिकेशन वालों ने की, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर गलती मुझे नजर आई। तो यहां पर होना चाहिए टू बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग संडे। ये हो गया आपका 83, 84 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ही स्पेंट मोस्ट ऑफ दैट सैटरडे प्रिपेयरिंग थिंग्स रेडी और पुटिंग थिंग्स रेडी, गेटिंग थिंग्स रेडी या डूइंग थिंग्स रेडी। देखिए चारों के अगर मीनिंग आप देखोगे ना, थोड़े थोड़े से सेम मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड है, लेकिन अगर हम इस कंटेक्स्ट में लगाने की कोशिश करें तो हम देखें प्रिपेयर का मीनिंग क्या है। प्रिपेयर का मतलब है मेक थिंग्स रेडी, यही तो प्रिपेयर का मतलब है, चीज़ों को तैयार करना, मेक थिंग्स रेडी या मेक समथिंग रेडी। अब यहाँ पर अगर आप प्रिपेयर लगाते हो तो प्रिपेयर वर्ड में ही रेडी का मीनिंग आ गया, तो यहां पर दोबारा रेडिंग लगाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये तो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। पुट का मतलब क्या है? पुट का मतलब है टू ऑर्डर समथिंग इन ए प्लेस, किसी स्थान पर किसी चीज को रखना। तो यहां पर ऐसा तो है नहीं कुछ चीजें उठा के कहीं से कहीं को रखनी थी, ये मीनिंग भी एप्रोप्रिएट नहीं है। डूइंग का डू का मतलब होता है एग्जीक्यूट समथिंग, किसी चीज को करना, एक चीज सोचिए आपने फिर उसको करना, एग्जीक्यूट समथिंग, इम्प्लीमेंट समथिंग। तो यहाँ पर डूइंग थिंग्स रेडी भी नहीं सही है, यहाँ पर गेटिंग थिंग्स रेडी ज्यादा सही है। अब देखिए गेट कोई मामूली वर्ब नहीं है। गेट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे जब आप प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब उठा कर देखोगे, आपको 200-250 बार ये वर्ब आपको मिल जाएगी, बल्कि और ज्यादा बार ही मिल जाएगी, 400-500 बार भी आपको ये वर्ब मिल सकती है पूरी आपकी एसएससी की जर्नी में, क्योंकि इसके बहुत सारे यूसेज है, बहुत सारे मीनिंग में इस्तेमाल होने वाली वर्ब है, बहुत ही करामाती वर्ब है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बताने से पहले कि यहाँ पर गेट क्यों आना चाहिए, गेटिंग क्यों आना चाहिए। प्रिपेयरिंग, पुटिंग और डूइंग तो अप्रोप्रिएट हो ही नहीं रहे। डू का मतलब एग्जीक्यूट, यहाँ पर किसी चीज को एग्जीक्यूट तो किया नहीं गया है। गेटिंग क्यों लगाया जाना चाहिए, गेट के मीनिंग को और उसके यूसेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि गेट के बारे में 2 मिनट में 5 मिनट में बताओ और फिर आगे निकल जाओ। लेक्चर को जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं की जा रही है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूं गेट वर्ब के महत्व को, मैं जानता हूं कि गेट वर्ब से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये समझ लेते हैं गेट के बारे में। GET गेट। देखिए जो गेट जो वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन नेचर की वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, मैं बाकी बहुत डिटेल में चीजें बता चुका हूं, वर्ब चैप्टर में लेक्चर पढ़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लें, मस्ट वॉच लेक्चर है। पहला मीनिंग गेट का तो एक तो यही हो गया, टू ऑब्टेन, बाई और अर्न समथिंग, है ना। और ये जो मीनिंग है ये टू रिसीव समथिंग के सिमिलर है, टू रिसीव समथिंग के सिमिलर है कि आपने कुछ रिसीव किया कहीं से भी किसी भी तरीके से, ऑब्टेन क्या हो, अचीव क्या हो, बाई क्या हो या अर्न क्या हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी वेंट टू द मार्केट and got
सम वाइन फॉर मी। गुड यहां पर क्या है, एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव एक्शन है, ट्रांजिटिव एक्शन है, उसने अपना बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या है ऑब्जेक्ट, सम वाइन, वाइन नाउन और सम डिटरमिनर। एक मीनिंग एक यूसेज तो गेट का यही हो गया, जो सबसे साधारण और सिंपल आपने कई जगह देखा सुना समझा होगा। दूसरे मीनिंग पर बात कर लेते हैं। टू गो समवेयर एंड ब्रिंग बैक समवन और समथिंग। कहीं जाना और वहां से कुछ वापस लेके आना, हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो जैसे मैं लिख सकता हूं, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जो गेट है ना वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन करने लगती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, पर्सन को भी ले लेती हैं और थिंग को भी ले लेती हैं। तो यहां पर गेट आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब के सिमिलर फंक्शन में दिखेगी। कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, कैन आई गेट यू समथिंग, कुछ और भी हो सकता था। ये इसका दूसरा मीनिंग हो गया। एक मीनिंग गेट का ये हो सकता है, टू रीच और अराइव एट अ पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, पर्टिकुलर प्लेस। जैसे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, सी यूजुअली गेट्स होम अर्ली। अब ये गेट यहां पर क्या है, यहां पर भी ये एक्शन ही है। रीच और अराइव तो दोनों फिजिकल एक्शन है, यहाँ पर गेट क्या है, एक्शन वर्ब के नेचर में है। और एक्शन वर्ब में भी यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लिया। होम को मैंने यहाँ पर एडवर्ब वो प्लेस की तरह लगाया है। ठीक है, ओके, ये इसका तीसरा मीनिंग हो गया। एक और मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज कंडीशन टाइम और लेवल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूं, सी गॉट टू द टॉप ऑफ हर डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रही थी उसके टॉप की बात हो रही है। सी गॉट टू द टॉप ऑफ हर डिपार्टमेंट। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी आप गेट को एक्शन वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं। यहाँ पर भी गेट क्या है, एक्शन वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाया है टू। ये हो गए इसके चार मीनिंग। अब आगे देखिए, एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है, टू बिकम और स्टार्ट टू बी। देखिए जो बी है ना, ये किसी के एग्जिस्टेंस को बताती है। बी के अगर मीनिंग को आप डाल के देखेंगे तो बी का मतलब है टू एग्जिस्ट। ठीक है, किसी स्टेट में या किसी कंडीशन में होना, बी का मतलब, और किसी स्टेट में आना, बिकम। बी और बिकम के डिफरेंस को समझते हैं आप? बी और बिकम के डिफरेंस को कभी जानने की कोशिश की है आपने? हिंदी में अगर समझने की कोशिश करोगे कभी समझ नहीं पाओगे। ऐसे समझो कि ये जो बी कम है ना, ये बी प्लस कम है, और बी का मतलब है किसी स्टेट में होना, और बिकम का मतलब है किसी स्टेट में आना। और किसी स्टेट में कोई तभी आता है जब वो पहले किसी और स्टेट में रहा हो। ठीक है, तो ये बिकम जो है ना एक चेंज को दिखाती है। पहले वो किसी और स्टेट में था, अब वो इस स्टेट में आ गया। जैसे पहले वो बर्फ था तो वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या लगाएंगे, लिक्विड स्टेट में आने के लिए क्या लगाएंगे, बिकम। लेकिन कोई किसी स्टेट में है, कोई किसी अवस्था में है, तो हम बी लगाते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में।
बिकम और टू स्टार्ट टू बी, ये होता है गेट का मीनिंग जब वो लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन करने लगती है। इस मीनिंग में वो लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी गेट्स अपसेट अर्ली। यहां पर गेट जो है लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल की जा रही है, और अपसेट जो लगा है एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट किसके लिए, सब्जेक्ट सी के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। अर्ली लग गया बाद में एक एडवर्ब ऑफ टाइम। एक सेंटेंस हम यहां पर ये ऐसे भी लिख सकते थे, सी इज गेटिंग बोर्ड। गेटिंग क्या है यहां पर, इस तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, गेटिंग मेन वर्ब है। अरे मेन वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग नेचर की है, अभी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आ गई है कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए सी का, और लिंकिंग वर्ब ने इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। ठीक है, ये हो गया पांचवा मीनिंग इसका, लिंकिंग वर्ब की तरह यूसेज। एक मीनिंग और इसका हो सकता है cause something to happen or to be in any stage। स्टेज या स्टेट, स्टेट ही लिखो फिर ज्यादा सही है। या कॉज, ये एक दूसरा, इस छठे में ही मैंने दो लिखवा रहा हूं, कॉज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर कॉजेटिव सेंस में यूज होने वाली वर्ब है, आपने सुना होगा कॉजेटिव वर्ब होती है हमारी। कॉजेटिव वर्ब में आपको पढ़ाया जाता है मेक, गेट और हैव के बारे में। इन कॉजेटिव वर्ब में से एक वर्ब क्या है हमारी, गेट है। तो जब वो गेट पॉजिटिव सेंस में यूज होती है तो इस मीनिंग को कन्वे करने लगती है, कोज समथिंग टू हैपन और टू बी इन एनी स्टेट, या कोज समवन टू डू समथिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं आई विल गेट माई, आई एम गेटिंग लिखता हूं, है ना, अभी जिस समय लिख रहा हूं उसी समय की बात कर रहा हूं। आई एम गेटिंग माई लेक्चर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए गेट क्या है यहां पर, पॉजिटिव सेंस में यूज हो रही है, और किस चीज को कोज किया जा रहा है, माई लेक्चर को, किस स्टेट में होने के लिए, रेडी स्टेट में होने के लिए। इस सेंस को, इस मीनिंग को, इस फंक्शन को जब गेट वर्ब करने लगती है उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंस में यूज हो रही है। एक सेंटेंस में ऐसे लिख सकता था, आई एम गेटिंग माई कंप्यूटर वर्किंग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया मैंने। टू वर्क भी लिख सकता था, इन्फिनेटिव लगा हुआ देखा होगा आपने। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगा सकते हैं, इन्फिनेटिव कब लगा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर में। फिलहाल आप इतना समझिए कि गेटिंग पॉजिटिव सेंस में यूज हो रही है, इसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखा जाना है जिसको कोज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेट में आने में, या इस चीज को, इस एक्शन को होने में। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई एम, या चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सेंटेंस को, यू शुड गेट योर वीडियो फिनिश्ड बाय 12 o'clock। अब मैंने यहां पर क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल हो रहा है। तो किस सिचुएशन में पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहाँ इन्फिनेटिव, और यहाँ पर लगा दिया था मैंने रेडी, एक एडजेक्टिव, है ना। तो ये तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि गेट को पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा सकता है, और इसी पॉजिटिव सेंस में यूज की जा रही है गेट आपके इस क्लोज टेस्ट में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गेटिंग थिंग्स रेडी, यानी कि इन थिंग्स को कोज किया गया इस स्टेट में आने के लिए। तो 84 में क्या आ जाएगा आपका, गेटिंग हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है गेट के मीनिंग है और फंक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ब है
अलग अलग सेंस में, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हो जाती है। इसको जो है आप जरूर एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक है, गेट ये बताया मैंने, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा 86, आगे चलते हैं 87 पर। गेटिंग थिंग्स रेडी एंड एट 7:40 द फर्स्ट गेस्ट अराइव्ड। आफ्टर दैट a steady stream of people। देखिए स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब एक तो यही हो गया वाटर फ्लो, और दूसरा मतलब हो गया अ फ्लो, एक्चुअली में अ कंटिन्यूअस फ्लो, ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पीपल और थिंग्स। लोग और चीजों के कंटिन्यूअस फ्लो को भी हम स्ट्रीम कह देते हैं। देखिए करंट और रिवर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है और वाटर के लिए भी यूज होता है। तो करंट और रिवर तो एप्रोप्रिएट है ही नहीं इस मीनिंग में। मूवमेंट आपको लग सकता था कि स्टेडी मूवमेंट ऑफ पीपल। मूवमेंट का मतलब क्या है? यहां से लोगों ने चलना शुरू किया होगा अपने घर से, और उसके पार्टी तक, जहां पर भी वो वेन्यू होगा, जहां पर भी पार्टी अरेंज की हो गई होगी, यहां से यहां तक के आने की इस प्रोसेस को मूवमेंट कहा जा रहा है। तो स्टेडी मूवमेंट को, इस मूवमेंट को रिफर नहीं किया जा रहा। हो सकता है मूवमेंट स्टेडी ना रही हो, कोई 40 की स्पीड से आया हो, कोई 80 की स्पीड से, कोई ऐसे घूम के आया हो, कोई ऐसे आया हो। हम यहाँ पर रिफर कर रहे हैं उस फ्लो को कि पहला गेस्ट इतने बजे आ गया, उसके बाद स्टेडी स्ट्रीम मतलब वो कंटिन्यूअस फ्लो रहा गेस्ट का, आते ही चले गए, रुके नहीं। अभी 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ गए, फिर 5 आ गए, रुके नहीं, वो कंटिन्यूअस फ्लो रहा, लोग आते गए, उसके फ्रेंड आते गए। आफ्टर दैट ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल। मूवमेंट का रेफरेंस नहीं था, मूवमेंट को नहीं बताया जा रहा था। और स्टेडी मूवमेंट का मतलब होता है लीनियर वे में ये मोशन, इस मोशन को रिफर करते हैं स्टेडी मूवमेंट से। तो यहां पर हो जाना चाहिए था 85 का फर्स्ट। आगे चलते हैं। स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल टर्न आउट, टर्न अप, टर्न इन या टर्न डाउन, इनके मीनिंग समझ लेते हैं पहले, फिर आप खुद बता दोगे कि सर ये लगाना है। ठीक है, टर्न आउट का मतलब क्या होता है? ये देखिए काफी अच्छी फ्रेजल वर्ब है, आपकी कहीं और भी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो इनको लिख कर रखें या अच्छे से समझ लें। टर्न आउट का मतलब होता है टू बी नॉन और डिस्कवर्ड फाइनली एंड सरप्राइजिंगली। किसी चीज को ढूंढ रहे थे और वो हमें मिल गई, डिस्कवर हो गई, या उसके बारे में हमने जान लिया। फाइनली सरप्राइजिंगली हमने उसके बारे में जान लिया जिस चीज को ढूंढ रहे थे। इस मीनिंग में हम यूज करते हैं टर्न आउट। फिर क्या था हमारा? टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग होता है फाउंड टू बी फाउंड स्पेशली बाई चांस। बाई चांस हमें कोई चीज मिल गई, और वो भी वो चीज जो हमारी खो गई थी। आफ्टर बीइंग लॉस्ट, कोई चीज हमारी खो गई थी और बाई चांस हमें वो मिल गई। टू बी फाउंड स्पेशली बाई चांस आफ्टर बीइंग लॉस्ट, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम टर्न अप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और क्या था? टर्न इन था। अच्छा, एक मीनिंग और है, एक मीनिंग में मिस कर रहा था। टर्न अप का एक मीनिंग और है, टर्न अप का एक मीनिंग और है, और वो है टू अराइव। एक्चुअली में इसी मीनिंग को यूज करके टर्न अप को यहां पर लगाना था आपको। टर्न अप के 2 मीनिंग है, टू बी फाउंड स्पेशली बाई चांस आफ्टर बीइंग लॉस्ट, और दूसरा मीनिंग है अराइव, टू अराइव। तो यही कह रहा है आफ्टर दैट ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल अराइव। तो यहां पर आ जाना था आपका टर्न अप। लेकिन इन बाकी 2 फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को भी समझ लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर टर्न इन, TUR इन। टर्न इन का क्या मतलब हो सकता है? टर्न इन का एक मतलब तो ये हो गया टू गो टू बेड, पहला। दूसरा, अगर आपके सामने लिखा हुआ आ जाए कहीं पे टर्न समवन इन,
तो ये ऐसे यूज हो रहा होगा। टर्न समवन इन का मतलब है टू ब्रिंग अ प्रिजन या टू गिव अ प्रिजन टू द पुलिस। प्रिजन कह रहा हूं, टू गिव अ क्रिमिनल टू द पुलिस। कोई क्रिमिनल आपने पकड़ लिया, उसको आपने पुलिस को सौंप दिया, तो इस मीनिंग में आप यूज करेंगे टर्न समवन इन। और अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आ जाए टर्न समथिंग, कोई थिंग, कोई भी ऐसा टर्न का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी थिंग को रिफर कर रहा हो और उसके बाद इन लगा हो, तो आप क्या कहेंगे? टू रिटर्न, मतलब किस मीनिंग को कन्वे करेगा ये फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन? टू रिटर्न समथिंग, जो चीज आपको कहीं पर मिल गई उसको रिटर्न कर दिया आपने, टू रिटर्न समथिंग टू रिलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिलीवेंट या ऑनर ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस। आपको कोई चीज मिल गई, आप फॉर एन एग्जाम्पल आप कहीं पार्क में बैठे हैं, आपको मोबाइल मिल गया, तो आप क्या करते हैं? उस मोबाइल को आप पुलिस को दे देते हैं। अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो आप क्या करते हैं? टर्न मोबाइल इन कर देते हैं। ठीक है, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए टर्न समथिंग इन का यूज किया जाता है। टू रिटर्न समथिंग टू रिलेवेंट, लिख देता हूं मैं, रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन रिलेटेड। ठीक है, पर्सन रिलेटेड, जिस पर्सन से वो रिलेट करती है उस रिलेटेड पर्सन को आपने वो चीज सौंप दी। इस मीनिंग को यूज करते हैं जब हम टर्न इन का यूज करते हैं। टर्न डाउन, एक फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिखी गई है टर्न डाउन। अब देखिए ये कैसे यूज होती है। टर्न आपके सामने ऐसे लिखा रहेगा, टर्न समवन या समथिंग भी लिखा हो सकता है डाउन। तो ये किस मीनिंग को रिफर करती है? ये रिफर करती है टू रिफ्यूज टू डू और हैव समथिंग। कोई ऑफर आपको मिला, समथिंग या सम ऑफर, कोई ऑफर आपको दिया गया है या कोई बात आपसे कही गई है कि ये कर दो, ऐसा कर दो, आपने रिफ्यूज कर दिया, उसको टर्न डाउन कर दिया। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप टर्न डाउन लगाते हैं। तो आपकी जो एप्रोप्रिएट वर्ब, फ्रेजल वर्ब यहाँ पर होनी थी वो होनी थी टर्न अप, क्योंकि टर्न अप टू अराइव के मीनिंग को भी कन्वे करती है। तो आफ्टर दैट ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल turned up and Anil was busy chatting to people and introducing them to one another। यहां तो हो गया आपका, आगे चल लेते हैं। अनिल हैड अ वाइड नंबर। देखिए नंबर को जो है ना वाइड नहीं बताया जाता, नंबर को लार्ज से बताया जाता है। लार्ज नंबर, आपने लार्ज नंबर देखा होगा, बिग नंबर देखा होगा, वाइड नंबर नहीं देखा होगा, तो ये ऑप्शन तो हटा ही दो। ग्रुप भी जो है ना, लार्ज ग्रुप होता है, वाइड ग्रुप नहीं होता। एक्चुअली में फ्रेंड ना सर्किल होता है। आपने सुना होगा कि उसका फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा वाइड है। जो दोस्तों का जो ग्रुप होता है या जो भी आपकी मिलने चिलने वाले लोग होते हैं उसको आपको फ्रेंड सर्किल कहा जाता है, फ्रेंड सर्किल। ठीक है, तो इस फ्रेंड सर्किल के वाइड होने की बात की जा रही है। तो यहां पर आपको लगाया जाना था अनिल हैड ए वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। राउंड तो यहाँ कहीं से कहीं तक होना ही नहीं था, वो तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अनिल हैड अ वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन। 88 में देख लेते हैं क्या आना चाहिए। ठीक है, अनिल हैड ए वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन एल्स अदर डिफरेंट या पर्सन। देखो यहां पर तो आपको ग्रामर की हेल्प मिल सकती है आराम से। एवरीवन क्या है? एवरीवन है एक प्रोनाउन, और अगर आप इसमें 88 में फोर्थ ऑप्शन को लगाएं, पर्सन को लगाएं, तो एवरीवन का लिटरली मीनिंग एवरी पर्सन ही तो है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि पर्सन है एक नाउन। क्या प्रोनाउन एक नाउन को मॉडिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। डिफरेंट क्या है? एक एडजेक्टिव। क्या कोई प्रोनाउन
किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। डिफरेंट को भी हटा दो। अदर क्या है? अदर या तो डिटर्मिनर हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्या कोई प्रोनाउन किसी अगर यहाँ पर अदर लगाते हैं आप, इसका मतलब या तो आपने डिटर्मिनर लगा दिया या प्रोनाउन लगा दिया। तो कोई प्रोनाउन किसी डिटर्मिनर को मॉडिफाई कर सकता है? नहीं। किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है? नहीं। इसलिए अदर भी हटा दो, बचा एल्स, और यही आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब एक्चुअली में एल्स के मीनिंग पे अगर हम बात करें, एल्स के यूसेज पे अगर हम बात करें, तो बात थोड़ी सी और है। इतनी बात खत्म नहीं होती। ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अब ये जरूरी है। एल्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग समथिंग। एक्सक्लूडिंग समथिंग ये एक्चुअली में होता तो एडवर्ब के फंक्शन में है, लेकिन ये एवरीवन, नो वन, नो वन, अरे यार, नो वन, एनी वन, ठीक है, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ईटीसी लिख दे रहा हूं यार। ये जितने भी होते हैं ना, और क्वेश्चन वर्ड के साथ व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, व्हेन, इन सब के साथ ये जुड़ के आ जाता है एल्स। और ये कब करते हैं हम, इसे कब जोड़ते हैं? देखिए, एवरीवन से हमने रिफर कर दिया। एवरीवन, अगर इतने लोग हैं, मान लो किसी पार्टी में इतने फ्रेंड्स हैं, उसकी पार्टी में ये इतने फ्रेंड्स आए, ये सब क्या है? उसकी पार्टी में आए हुए फ्रेंड्स हैं, और इनको रिफर कर रहे हैं हम एवरीवन से। लेकिन हम इस एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर की तरह यूज होने वाला सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से आएगी। और एवरीवन से रिफर हम इनडायरेक्ट वे में सबको कर रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही को हैंडल करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज होता है। लेकिन इस सब में से अगर हम किसी एक को एक्सक्लूड करना चाहें, तो हम लिख देते हैं एवरीवन एल्स। इसी कंटेक्स्ट को, इसी मीनिंग को, इसी फंक्शन को यूज किया जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है, एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन एल्स। ठीक है। और इस नॉट एवरीवन को इस एवरीवन के ग्रुप से एक्सक्लूड करने के लिए क्या लगाया गया? यहाँ पर एल्स लगाया गया। तो यहां पर हो जाना था 88 में एल्स, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन। 89 पर चल लेते हैं। अ पार्टी इज ऑलवेज अ गुड वे टू ब्रेक द साइलेंस, एटमोस्फेयर, मोनोटोनी, आइस। देखो, एटमोस्फेयर ब्रेक करने की तो कोई है ही नहीं, लॉजिकली नहीं है, सेंसिबल नहीं है, इसको तो हटा दो। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? मोनोटोनी का मतलब देखो, मोनो का मतलब सिंगल, और टोनी का मतलब टोन, जो कि एक सिंगल टोन में हो। ऐसे आपको बहुत सारी साउंड मिलेंगी जो सिंगल टोन में होती हैं, वो कितनी बोरिंग होती हैं। तो यहीं से अगर हम मोनोटोनी के मीनिंग का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, तो मोनोटोनी का मतलब होता है समथिंग दैट रिमेन्स द सेम। मोनोटोनी का मतलब समथिंग दैट रिमेन्स द सेम एंड देयरफॉर बोरिंग, और इसी की वजह से जो है वो बोरिंग लगता हो। ऐसे बहुत सारे साउंड आपको सुनाई, आप देखेंगे मोनोटोनियस, मैंने लिख दिया यहाँ पर मोनोटोनियस साउंड। मोनोटोनियस साउंड आपको बहुत सारे सुनाई देते होंगे जो एक जैसे बजते होंगे। ठीक है। जैसे आप अपनी चम्मच को प्लेट पर, अपनी थाली पर, स्टील की थाली पर इस तरह से घसीटो, तो वो जो साउंड निकलती है ना, वो एक ही जैसी निकलती है, वो मोनोटोनियस साउंड होती है। ये बहुत ही बोरिंग होती है, क्योंकि हमें प्लीजेंट कौन सी लगती है? म्यूजिक प्लीजेंट लगता है। म्यूजिक में क्योंकि नोट्स बदलते रहते हैं, टोन्स बदलती रहती है, तो वो प्लीजेंट लगते हैं हमें, ये हमें बोरिंग लगती हैं। तो मोनोटोनी तो इसे कहते हैं समथिंग दैट रिमेन्स द सेम एंड देयरफॉर बोरिंग। तो वहां पर कुछ ऐसा था जो सेम था, जिसको ब्रेक करने की बात की जा रही है? नहीं, ऐसा यहाँ पर कंटेक्स्ट कुछ है नहीं। एक्चुअली में एक इडियम होता है, ब्रेक द आइस।
साइलेंस भी यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ब्रेक द साइलेंस से बेहतर एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ब्रेक द आइस, क्योंकि ब्रेक द आइस का मीनिंग जब आप जान जाओगे, ये एक इडियम है और आपने शायद प्रीवियस ईयर में पढ़ा भी हो, ये आया भी होगा। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। एक मीनिंग इसका और हो सकता है, और वो भी सिमिलर मीनिंग ही है ना, टू मेक पीपल हु आर नॉट नोन टू वन अनदर, टू मेक पीपल फील रिलैक्स्ड विद वन अनदर, या ईच अदर, कुछ भी लिख दो, वो ज्यादा लोगों की बात हो जा रही है तो मैं वन अनदर यूज कर दे रहा हूं। वो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, उनको एक पास बिठा के उनको रिलैक्स फील कराना। ठीक है, ये इस मीनिंग को भी कन्वे कर सकता है ब्रेक द आइस। तो यहाँ पर दोनों ही मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर आपके क्लोज टेस्ट में इसका यूज किया गया है। पार्टी इज ऑलवेज अ गुड वे टू ब्रेक द आइस एंड गेट पीपल टॉकिंग। अगर आपके दोस्त एक दूसरे को नहीं जानते, आप क्या करो, उनको पार्टी में बुलाओ, और पार्टी में बुलाओगे तो वो आपस में आराम से अब एक दूसरे को जानने समझने लग जाएंगे, बातचीत करने लग जाएंगे। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर आपको आइस को चूज करना था, ना कि साइलेंस को। ऐसा कोई वहां पर मौन नहीं रखा जा रहा था जो साइलेंस को ब्रेक करना था। कोई यहाँ पर कोई मौत नहीं हो गई है किसी की कि साइलेंस रखा जा रहा था। द पार्टी, ठीक है, 89 हो गया, 90 पर चल लेते हैं। द पार्टी सून गॉट गोइंग एंड देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ रिलीफ एट द सब्जेक्ट that the examinations were over and that a long summer holiday lay ahead। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज जो कि डिस्कस की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब कोई टॉपिक या कोई थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, ये जिसके बारे में बात की जा रही है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट का मतलब क्या हो सकता है? पॉइंट का मतलब कोई आइडिया हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकती है, कोई बिलीफ हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ओरल एक्सप्रेशन, जिसको लिखा गया हो या कहा गया हो, दैट इज रिटन और सेड। आपका दोस्त आपसे कुछ कहता है तो आप कहते हैं ना पॉइंट है, इसकी बात में पॉइंट है, मतलब कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, कोई बिलीव जिसको लिखा गया हो या कहा गया हो उसको पॉइंट कह दिया जाता है। बाकी तो पॉइंट के और कई भी मीनिंग होते हैं। इस कंटेक्स्ट में ये मीनिंग संभव था इसका। मैटर का मतलब वही होता है जो मैंने सब्जेक्ट का लिखाया। मैटर का मतलब कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में लोग बात कर रहे हो, उसको मैटर कहते हैं। फैक्ट का मतलब वो रियलिटी जो जिसका प्रूफ हो, उस प्रूफ मैं लिखवा देता हूँ, रियलिटी, कोई भी ऐसी रियलिटी जिसका प्रूफ हो, जिसको प्रूव कर दिया गया हो कि हाँ ऐसा ही हुआ था, ये वाकई में सही बात है, इसका हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है, उसको कहा जाता है फैक्ट। तो यहाँ पर लगाया जाना था फैक्ट। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। ये एक फैक्ट है कि एग्जामिनेशन ओवर हो गए हैं एंड लॉन्ग समर हॉलीडे ले अहेड। और ये फैक्ट है कैसे पता चलता है? क्योंकि उसको डिग्री मिल गई है, उसके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए हैं। तो 90 का हो जाना था थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट था। देखिए, इसी तरह के आपको बेसिक सेंस को इस्तेमाल करना है, कोई बहुत बड़ा आपको इधर का उधर नहीं करना है। आप अपनी अगर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 1-2 महीने में अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर लेंगे, आपकी वोकैबुलरी भी सही हो जाएगी, आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी सही होगी। तो इसी तरह के बेसिक सेंस को इस्तेमाल करके ही क्लोज टेस्ट को करना होता है। क्लोज टेस्ट आपको एग्जामिनर केवल और केवल आपकी ग्रामर नहीं, ग्रामर का यूज कैसे करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज आप किसी कंटेक्स्ट में कैसे कर पाते हैं, ये चेक करने के लिए आपको क्लोज टेस्ट एग्जामिनर देता है। तो इसी तरह से जो है अप्रोच रखनी है, इसी तरह से करने हैं। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, किसी भी
सिचुएशन में किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।